तो दोस्तों आज हम लोग ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पे 10th और 12th के बोर्ड के लिए हिंदी के पूरे संपूर्ण पाठ को देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के मार्किंग तथ्यों पे विचार करते हैं कि किस रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको जो पूछे जाते हैं वो है अपठित गद्यांश, मतलब जिसमें गद्यांश दिए जाते हैं जो आपको पढ़े हुए नहीं हैं। ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं जो किसी अन्य पुस्तक से, किसी अन्य जगह से लिए गए हैं, किसी अन्य तथ्य पे जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, इसलिए इसे बोले जाते हैं अपठित, जो आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है। गद्यांश मतलब किसी कहानी का वो कुछ अंश दिया जाएगा, और ये आपका कुल 2 गद्यांश आते हैं, जिसमें से 12 और 8 20 मार्क्स के गद्यांश होते हैं अपठित गद्यांश में। फिर देखें अगर तो आपसे रचना से पूछे जाते हैं निबंध। अब 2 निबंध पत्र जो है, पत्रों की संख्या 2 कर दी गई है और ऑप्शंस में आते हैं। तो इसकी कैसे हम तैयारी करें और कहाँ से या ये मिलेगा, इस पे आज हम बात करेंगे। व्याकरण की किस रूप में ये पूछा जाता है, पहले तो पूछा जाता है, अब तो केवल ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपके जो वो 2 आगे के पार्ट दिए गए हैं उससे लगभग व्याकरण आपके कवर कर लिए जाएंगे। ये तीसरा पार्ट के तौर पे हम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए खास तौर पे। अब पाठ्य पुस्तक किसे आपको जो मिलते हैं, आपको गद्य से 20 अंक और पद्य से 20 अंक, और एक दूसरा किताब है जिसको वर्णिका नाम है, उससे 10 अंक के, मतलब कुल 50 अंक पाठ्य पुस्तक से और 50 अंक आपके आएंगे अपठित गद्यांश से। मतलब जो व्याकरण है, अपठित गद्यांश है, रचना है, पत्र है, ये सब से आएंगे। टोटल 100 अंकों का वितरण आप समझ गए होंगे। मतलब जितना वेटेज आपकी किताब का है उतना ही इन चीज़ों का है, व्याकरण का है, और उतना ही जैसे आप यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कि 15 अंक का आपको क्या आता है, व्याकरण आता है। ठीक, आप यहाँ से देखें 15 अंक का आपका व्याकरण आता है जो भी वस्तुनिष्ठ, और निबंध और पत्र मिलके भी 15 अंक आता है, तथा 12 8 20 अंक का अपठित गद्यांश आपका आता है। तो आप इस चीज पे देखें कि ये 20 और 15 15 30 20 50 अंक जो है, ये तो आपको प्रैक्टिस। अब ये कहाँ से प्रैक्टिस होगा, किस रूप में, तो हम बारी बारी से एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश की बात करते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या पढ़ते वक्त, अपठित गद्यांश को बनाते वक्त किस रूप में उसको हल करने हैं। जैसे अपठित गद्यांश में आप ध्यान रखें कि अपठित गद्यांश जो होता है, आपके प्रश्न पत्र में 2 अपठित गद्यांश आते हैं। प्रत्येक गद्यांश के कुछ नीचे प्रश्न दिए रहते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व गद्यांश को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेंगे। दिए गए प्रश्नों के कुछ तथ्य और सूचना आधारित होते हैं। इस लाइन को आप समझें कि कुछ तथ्य आधारित होते हैं और सूचना, तथ्य और सूचना मतलब याद करने वाली जानकारी संबंधी होते हैं, जबकि कुछ गद्यांश जो होते हैं वो समझ आधारित होते हैं कि आपकी चिंतन शैली कैसी है, तथा सूचना आधारित प्रश्नों के जवाब सीधे गद्यांश में मिल जाएंगे। हाँ, समझ आधारित प्रश्नों के लिए गद्यांश के संदर्भ और भाव को आपको विचार करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, आप याद रखें कि कैसे इसको बनाने वक्त क्या करें। क्योंकि आपको डायरेक्ट बना नहीं सकते, तो पहले क्या करें, अगर एक ही बार पढ़ना चाहते हैं तो पहले गद्यांश पढ़ लें, फिर क्वेश्चंस पढ़ें। इसके बजाय पहले क्वेश्चन पढ़ लें और फिर गद्यांश पढ़ें, तो आपको आसानी से पता चलेगा। जैसे जनरली तौर पे होता है, हम पहले गद्यांश पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जाके गद्यांश में ढूंढते हैं। तो इसके बजाय क्या करें कि अगर गद्यांश आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो गद्यांश को अंडरलाइनिंग करते चलिए कि जो जो सूचनाएं हैं, जो जो तथ्य हैं, जो पात्र है, जो जगह का नाम है, मतलब जिस प्रकार की भी सूचना है, उन सूचनाओं को क्या करें, एक अंडरलाइनिंग करते चलें, और फिर क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चन से उन सूचनाओं को और आप अपना संदर्भ में लिखें। जैसे हम यहाँ पे एक गद्यांश की बात कर रहे हैं, गद्यांश में कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने पे विचार कीजिएगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। मैं बिहारी हूँ, मुझे बिहारी होने का गर्व है। बुद्ध की कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि से जन्म लेकर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इस प्राप्त के वैशाली जिला के अंतर्गत गोरौल थाना क्षेत्र का एक बड़ा गांव है जो शहर एवं सुदूर हरियाली एवं विभिन्न रंगोलियों तथा ऐतिहासिक
ता को समेटे हुए है, जिसे सोंधो नाम से जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि प्राचीन काल में कभी महेंद्र सिंधु कोई राजा यहाँ राज करते थे। शायद उन्हीं सिंधु शब्द से सोंधो शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। खैर जो भी हो, उसने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और पौराणिकता के आधार को अभी भी बनाए रखा है। नारायणी और पुण्य सशिला गंगा के तट पर अवस्थित वैशाली जिला राजधानी पटना के उत्तर गंगा पार है। अब यहाँ पे आप सूचनाएं देखें कौन कौन सा था। सबसे पहले तो बिहारी, दूसरा बुद्ध, तीसरा महावीर, चौथा वैशाली, पांचवा गोसाई, छठा सोंधो, सातवां महेंद्र सिंधु और नारायणी और पुण्य लीला गंगा। अब बात करते हैं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो शीर्षक ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा, तो शीर्षक देने वक्त ध्यान रखें, जिस आपको शीर्षक हमेशा जो चुनना चाहिए पहले या दूसरे वाक्य से चूज कर लीजिए। यहाँ का सबसे अच्छा शीर्षक होगा बिहारी। इसका शीर्षक छोटा होना चाहिए और एक लाइन में बोल दें, एक बार में बोल दें, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। महेंद्र सिंधु कौन थे? तो महेंद्र सिंधु राजा थे। ठीक है। वैशाली पटना के किधर स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। ठीक है। आगे तो आप समझ सकते हैं कि पहले सूचनाओं को हमने क्या कर लिया था, इकट्ठे कर लिया था। अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट उस सूचना के नजदीक चले जाते हैं। तो सूचना क्या होता है? जनरली तौर पे सूचनाएं संज्ञाएं होते हैं। तो जो भी संज्ञा आपको लगे, जो खास तौर पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगे, उन सारे संज्ञाओं को क्या करें, अंडरलाइन कर दें, आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे लेखक को बिहारी होने पर गर्व क्यों था? तो ये समझने वाला प्रश्न है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि किस रूप में बिहार की क्या क्या प्रधानता है। तो अब अगर बात करें तो आपको प्रश्न संख्या 1 और 4 में उत्तर संदर्भ जो देना पड़ेगा, वो भाव को समझ के कि किस चीज के बारे में बातचीत की जा रही है। तो पहला और चौथा भाव समझ है, संदर्भ पे आधारित है, देने होंगे। और दूसरा और तीसरा उत्तर सीधे सीधे गद्यांश में दिख रहे हैं। जैसे प्रश्न 2 का महेंद्र सिंधु सोंधो के राजा थे, और प्रश्न तीसरा वैशाली पटना के उत्तर में स्थित है। जहां तक गद्यांश में शीर्षक देने का सवाल है, जैसा कि आप गद्यांश को पढ़ेंगे कुछ मुद्दे पूरे गद्यांश में छाए रहेंगे। जैसे ऊपर के गद्यांश में बिहार के गौरव का वर्णन है, मैं बिहारी हूं, मेरा बिहार, गौरवशाली बिहार आदि शीर्षक दिए जा सकते हैं। तो आशा है कि आप इसका, तो आप क्या करें, इसके प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक सजेशन देते हैं। आप जो कहानियां अपने बुक से ही, आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की नहीं, आप जो अपने बुक से पढ़ते हैं तो उसके शीर्षक को छोड़ दीजिए कि उसका शीर्षक क्या दिया गया है। आप अगर होते और उस कहानी के लेखक होते, उस कविता के लेखक होते, तो आप क्या शीर्षक देते। इससे आपका इस शीर्षक की और समझ की दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा चीज है कि आप उसमें जो है अंडरलाइनिंग करके उसके गोल्डन वर्ड जिसको कहते हैं, जिसकी मदद से आप पूरे कहानियों को, जैसे मेमोरी मैप में आपको जो बताया गया था, बच्चों ने जो आपको बच्चों के पार्ट के द्वारा दिखाया गया था, तो उन पार्टों में क्या था, उन पार्टों में मूल रूप से वही वर्ड। तो आप कहानियों को पढ़ने वक्त अंडरलाइनिंग कीजिए कि कौन सा चीज सच में इसमें है जो ऑब्जेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये हो गया तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका शीर्षक आप खुद दीजिए। उसका दूसरा चीज क्या होगा, आप उसका कीवर्ड, मतलब आप सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। और तीसरा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि उसका सारांश लिखिए खुद से, उन वर्डों की सहायता से आप उसको अपने भाव के द्वारा लिखें। इससे आपका गद्यांश की भी प्रैक्टिस होगी और आपकी बुक का भी कंट्रोल होगा। तो ये आपका 20 मार्क्स इधर और बुक का आपका तैयारी हो जाएगा। तो ये हिंदी में भी अच्छा मार्क्स उठाया जा सकता है अगर एक पैटर्न के अनुसार चला जाए तो। पत्र, चूंकि हाल फिलहाल में देखा गया कि 2 प्रकार के पत्र और दोनों प्रकार के पत्र आ रहे हैं। जैसे इस साल पत्रों की संख्या ज्यादा थी, तो आप ध्यान रखें पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र किसको कहते हैं, जो कि आप किसी मकसद से, किसी काम के लिए लिखें। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, जो आप किसी को भी लिख सकते हैं, दोस्तों को केवल हालचाल पूछने के लिए, बिना काम के भी लिख सकते हैं। परंतु जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपको किसी न किसी उद्देश्य से उसमें विषय लिखना पड़ेगा।
उसके क्या क्या हो सकते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं किसी संस्था को आप लिखे होंगे, जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिखे होंगे, प्राचार्य के पास लिखे होंगे, कार्यालय में लिखे होंगे, या विभिन्न कार्यालय में लिखते होंगे, या किसी संपादक के पास लिखते होंगे, तो ये सभी, या बीडीओ के पास, बीओ के पास, सीएम के पास, तो ये सभी जो होगा किसी कार्य के लिए लिखेंगे, इसलिए इसे हम बोलेंगे औपचारिक पत्र। जबकि अगर हम परिवार के पास, जैसे किसी परिवार के पास, मित्र के पास, गुरु के पास, रिश्तेदार के पास, तो ये सब होंगे अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, पहले हम औपचारिक की बात करते हैं। ये 5 चीज आपका होना ही चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स के आते हैं और ये पांचों चीज देखे जाते हैं कि इसमें आप क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर में अगर औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में, क्या आप उनसे क्या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए सबसे ऊपर क्या होगा, सेवा में। फिर उस संस्था का, जिसको आप लिख रहे हैं, उस संस्था के हेड का नाम नहीं, जैसे आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, वर्गाध्यापक, और वो विद्यालय का स्थान कि वो कहाँ है। तो 2 चीज तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि सेवा में के बाद क्या, कि किसको लिख रहे हैं और वो चीज कहाँ जाएगा। ये दोनों चीज आपको पहले उस पंक्ति में लिखना पड़ेगा। फिर किस लिए लिख रहे हैं, मतलब विषय देके आपको वो विषय लिखना पड़ेगा, ठीक है। महाशय, फिर महाशय लिखेंगे और उनको नम्र निवेदन करते हुए अपने कार्य और पूरी सूचनाओं को देंगे, वो तो आपके पत्र के अकॉर्डिंगली आएगा। परंतु लास्ट में विश्वास भाजन, आपका आज्ञाकारी, या इस टाइप से आपका भरोसी या आपका आभारी, इस टाइप से, या सबसे अच्छा ये वाला चीज है विश्वास भाजन, और इसके बाद आप अपना पता लिखेंगे। जनरली तौर पे एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आप पता लिखने के बजाय क ख ग भी लिख सकते हैं। और दिनांक आप अपना जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक, या जिस दिन आपका एग्जाम पड़ रहा है उस दिन का। तो ये 5 चीज याद रखें। सबसे पहले सेवा में, दूसरा विषय, तीसरा महाशय, और हर चीज के बाद जो ये हेडिंग बता रहे हैं इसके बाद कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, वो आपके चिंतन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहेगा। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की, जैसे परिवार, माता पिता, ये सब के पास। तो इसमें जो क्या होता है कि जो दिनांक और स्थान होता है सबसे ऊपर ही लिख दिया जाता है, और उसके बाद चूंकि ये अनौपचारिक है तो इसका कोई आपका लेवल उवल नहीं है। आप आदरणीय या प्रिय, आदरणीय मतलब बड़े के पास लिख रहे हैं तो आदरणीय माता जी, पिताजी, इस टाइप के पास साथ लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको जो राम कहानी लिखना है, जितना पेज लिखना है आप लिख दें। और उसके बाद हाँ, एग्जाम में लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा लंबा ना लिखें, क्योंकि एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं इस स्थान का सही जगह पे आप लिखें कि नहीं, दिनांक लिखें कि नहीं, ये आप संबोधन किए हैं कि नहीं, लास्ट में आप अपना निष्कर्ष दिए हैं, आपका संबंध बताए हैं। और ये स्टाम्प, जनरली तौर पे क्या होता है, स्टाम्प लिखना सब छोड़ देते हैं। याद रखें, स्टाम्प दे के आपको अनौपचारिक पत्र में स्टाम्प कोने में बनाना पड़ेगा, परंतु औपचारिक पत्र में आपको स्टाम्प की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग कुछ पत्र के बारे में आपको, कि जो पत्र आज तक पूछे गए हैं उसका हमने लिस्ट तैयार किया है। तो जो पत्र पूछे गए हैं, जैसे देखिए आपसे पत्र किस टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखें, अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए आदरणीय और अभिवादन के साथ पत्र की शुरुआत की जाती है, जबकि आदरणीय, माँ, प्रणाम, चरण स्पर्श, इस टाइप से। अनौपचारिक पत्र छोटे या मित्र के लिए प्रिय, मित्र, नाम आदि संबोधन से अभिवादन करते हुए पत्र शुरुआत होते हैं। पत्र के ऊपर दाहिनी तरफ स्थान और दिनांक अवश्य लिख दें, और नीचे बाईं तरफ पोस्ट कार्ड का प्रारूप अवश्य बनाएं। ये दोनों चीज, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा, आप ध्यान रखें। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 2 चीजें, चूंकि अनौपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं, तो अनौपचारिक पत्र मान लेते हैं आपको पिता के पास लिखना है, या बड़ा भाई के पास, या बड़ी बहन के पास, बड़ा के पास। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर सबसे पहले तो आप स्थान लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। कौन कोना में आप समझ गए होंगे, उस पैटर्न पे आप डालने की कोशिश कीजिए। फिर क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, या आदरणीय भैया जी, आदरणीय दीदी जी। और अगर आपका जनरली तौर पे पूछा जाता है परीक्षा के हेतु, तो पहले आप हालचाल पूछ लें और उसी के बीच में एक पैराग्राफ डाल दें। या एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप क्या करें, उसको लिखने के बाद अंडरलाइन कर दें, उस चीज को, विषय वस्तु को अंडरलाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हाँ, पत्र में बहुत सारे चीज लिखे गए हैं, परंतु मूल किस लिए पत्र लिखा गया वो अंडरलाइन कर दें। आपका पुस्तक मंगाने के लिए पत्र, परिभ्रमण में जाने हेतु अनुमति के लिए पत्र, तो इस टाइप के पत्र आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट में आप क्या, आपका प्यारा पुत्र, आप रिश्ते के साथ लास्ट में लिख दें, और उसके बाद पोस्ट कार्ड बना दें। पोस्ट कार्ड कैसे बनता है आपको दिखाया गया है यहाँ। पोस्ट कार्ड में क्या होता है,
पोस्ट कार्ड में दो चीज होता है, स्टाम्प लिख दे, द्वारा मतलब कौन लिख रहा है, और सेवा में कहाँ जाना है। तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे छोटे के पास तो प्रिय मित्र, परीक्षा में सफल होने हेतु, इस टाइप से। तो आप इन सारे चीजों पे खुद से लिख कर देखें। जैसे देख लीजिए, आपका एक पत्र, यहां से 3 पत्र आप लिख सकते हैं, 3 पत्र, एक पिता के पास, बड़े भाई के पास, बड़ी बहन के पास, यहाँ पे मित्र के पास, छोटे भाई के पास, ठीक, उसके बाद थानाध्यक्ष के पास, ठीक। तो विषय बदल के ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लिखते चलें। जैसे जिला अधिकारी के पास पत्र, अब किस रूप में लिखाता है, ये औपचारिक पत्र हो गया, इसलिए सेवा में लिखा हुआ है। सेवा में जिला अधिकारी पटना, विषय आपराधिक घटनाओं पर रोक हेतु। अब महाशय और उसके बाद अपना लिखा जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, आपका विश्वासी जो भी होंगे वो आप नीचे लिख देंगे। वहीं अगर संपादक के पास तो वैसे ही, चूंकि ये सब क्या है, औपचारिक है। जैसे सेवा में संपादक दैनिक जागरण पटना, विषय विद्युत संकट के संबंध में और पेड़ों के अनावश्यक कटाई के संबंध में, और उसके बाद आप पूरा महाशय ये करके आप पूरा लिखें, लास्ट में लिख दें भवदीय आकाश कुमार, मतलब जो लिखा है, या आपका आज्ञाकारी, या ठीक। तो इस हिसाब से प्रधानाचार्य के पास, तो आप समझ सकते हैं कि किस रूप में आपको लिखना है, और इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक पत्र यहाँ पे दिया गया है, हम इसको अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, बस आपको चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको पत्र लिखने के लिए आ गया एग्जाम में कि सड़कों की खराब स्थिति, या बिजली आपूर्ति में बाधा, या पानी की समस्या, साफ सफाई, अस्पताल से समस्याओं के संपादक को पत्र लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में संपादक जी, दैनिक जागरण पटना, मैं सन्नी कुमार, पिता का नाम अखिलेश प्रसाद, निवास स्थान पभेरा पटना, आपके समाचार पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि अब जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिजली की समस्याएं, या जो भी है व्यक्तिगत समस्याएं, या कुछ भी। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मेरी उपयुक्त विषयगत समस्या दूर करने के लिए विशेष ध्यान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और आपका विश्वासी, छात्र का नाम सन्नी कुमार, पिता, ये सारे चीज आपको, ये सारे चीज लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आए तो आप यहाँ केवल क्या कीजिए, क ख ग इस टाइप से लिख दीजिए, आपको पूरा अथी लिखना नहीं है। तो ये आया पत्र की बात। पत्र आपका 2 गो पूछा जाता है, याद रखें, 10 मार्क्स पक्का है। इसकी आप केवल इन 3-4 पत्रों की प्रैक्टिस कर लें, और हो सके तो क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये 10 मार्क्स आपका सॉलिड है, ठीक है। या और बहुत ही आसान है, आपको हिंदी आता है, बस इसका डिजाइनिंग क्या होना चाहिए ये हम बता रहे हैं। आगे बात करते हैं। एक आता है संवाद। अब तो ये संवाद इंटर में आता है, इंटर में आ रहा है, 10th में शायद हटा दिया गया है, और इस बार ऐसे पूछ दिया है, पिछला साल नहीं पूछा था। तो आप ध्यान रखें, संवाद भी पूछा जाता है कभी कभी। तो संवाद में 2 चीजों का ध्यान रखें। संवाद हमेशा जो होगा 2 लोगों के बीच होगा, कभी तीसरा के बीच का संवाद नहीं होगा। तो 2 लोगों के बीच, तो उन जो लोग होंगे, एक के बोलने के बाद दूसरा को बोलना अनिवार्य होगा। लगातार ऐसा नहीं कि संवाद में आप एक ही का पहले बोल रहा है, दूसरा बाद में सुन रहा है। तो एक बोलेगा एक लाइन, दूसरा फिर बोलेगा दूसरा, तो ऐसे संवाद होता है। दूसरा चीज, संवाद में इस कोलोन चिन्ह का, 2 डॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बोलने जा रहा है उसके पहले ही ये चीज अथी कर लें, और उसके बाद वो क्या बोला, फिर दूसरा क्या बोला, तो उसके बारे में इंडिकेट अप करते चलें। और तब जैसे यहाँ पे डॉक्टर और रोगी के बीच है, रोगी, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर नमस्कार, बैठिए, आपको क्या परेशानी है। रोगी, सर कल सुबह से बुखार चढ़ गया है, बदन में हल्का दर्द और खांसी भी है। डॉक्टर जांच करते हुए, तो यहाँ ये जो छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसका अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है और उसके साथ वो बोल रहा है, आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए और उसके बाद लिखिए। तो बुखार अभी है, मैं कुछ दवा लिख दे रहा हूँ, सुबह शाम सेवन करें, ठीक हो जाएंगे। अभी सर्दी बढ़ रही है, इससे बचना होगा। रोगी, धन्यवाद सर, हो गया। तो आपको क्या करना है कि हाँ, तो यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखें। संवाद कभी भी नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, और संवाद का परिणाम ऐसा लगना चाहिए कि कोई सभ्य मनुष्य संवाद कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जैसे तैसे लिखना चालू कर देते हैं संवाद, जैसे कुछ लोग क्या करता है कि वो कुछ से कुछ लिख देता है, ठीक, और लंबा संवाद कर देता है, 2-2 पेज कर देता है, और उसको लगता है कि 5 मार्क्स की जगह पे 10 मार्क्स मिलेगा। देखिए, मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा, परंतु अगर जितना ज्यादा लंबा कीजिएगा उतना गलती वहां पे ढूंढने की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा गलतियां ढूंढेगी उस पे आपका क्या होता है कि अगर आप 50 सही लिखे हैं परंतु 5 गलती लिखे हैं, तो लोग
जो चेक करने वाला था उसका गलती पे ही नजर आता है। तो वो ध्यान ये नहीं देखता कि आप 50 लाइन लिखे हैं इसलिए आपका 5 गलती हो गया, वो देखता है कि आप 5 गलती किए इसलिए आपका 5 नंबर कट जाना चाहिए या 4 नंबर कट जाना चाहिए, 2 नंबर कट जाना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि संवाद छोटा हो और सटीक हो, ठीक है, और सकारात्मकता से ओतप्रोत हो। आगे हम बात करते हैं। ऊपर के उदाहरण में संवाद जो है रोगी और डॉक्टर के संदर्भ को समझाकर अपनी बात कर रहा है। दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। दोनों द्वारा की गई बातों में से ऐसे शब्द हैं जो दोनों के बीच संबंध को जोड़ते हैं। जैसे परेशानी का संबंध बुखार और खांसी से है, दवा का संबंध रोग से मुक्त होने से है। अतः इसका उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संवाद का संदर्भ आवश्यक है। ये याद रखें, एक तो संदर्भ होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, संवाद का कुछ परिणाम निकलते रहना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और लंबा संवाद नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि लंबा संवाद रहेगा तो आपका मार्क्स कटेगा, ध्यान रखें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है दोस्तों कि को समझते हुए बातचीत को आगे बढ़ानी चाहिए। उदाहरण के लिए रोगी डॉक्टर संवाद में कभी भी मनोरंजन या पार्टी की बात नहीं हो सकती है, अतः संवाद संदर्भ आवश्यक है। अब कुछ संवाद के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे क्रेता और विक्रेता के, भाव, दर, वजन, महंगा, सस्ता, रुपया, छूट करवाना, कीमत पूछना, ये सारे चीज हो सकते हैं। छात्र और अध्यापक का कैसा होगा, अभिवादन होगा, हालचाल होगा, संबंधित विषय पे बातचीत होगा, ऐसे संवाद होंगे। तो आपका संवाद अगर पूछा जाए 5 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है, आप आसानी से लिख सकते हैं और आप इसके प्रैक्टिस करें, आप इमेजिनेशन करें, आप अपने अंदर ही 2 आदमियों का एक सभ्यता के तरीके से बातचीत करके और उसी को बस लिखना है आपको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। हाँ, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप नाटक पर हैं। जो नाटक लिखे जाते हैं वो वास्तव में 2 लोगों के 3 लोगों के बीच, मतलब उनके नाटककारों के बीच का संवाद ही लिखा रहता है। तो आपको अगर हो सके तो नाटक को पढ़ें जाके, आपका संवाद करने की जो शैली होगी वो बेहतर हो जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निबंध। निबंध का डिमांड सब दिन है और निबंध में हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, किस रूप में। निबंध का तैयारी कभी भी आपको गाइड से नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको चिंतन की वो जांच रहती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। आपके प्रश्न पत्र में 10 अंक का निबंध लिखना होता है और निबंध प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों का आकलन करते हुए आपको लिखना है। पहले नहीं दिया जाता था परंतु अब दे दिया जाता है कि आपको किन किन संबंध से संबंधित उसको लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि प्रदूषण की समस्या पे आपको लिखना है, ठीक है, तो आपको उसमें दिया रहेगा कि आप भूमिका लिखे। भूमिका का मतलब होता है कि आपको उस जो हेडिंग दिया गया है, जिस टॉपिक पे आपको लिखना है, उसको आपका मोटा मोटी उसका परिभाषा या उसका मोटा मोटी एग्जाम्पल्स दे दें। प्रदूषण के प्रकार, अब उसके आपको नॉलेज पूछा जा रहा है कि आप इंफॉर्मेशन कितना रखे हैं। उसके बाद प्रकृति का और मानव पर कुप्रभाव, तो उसके बाद मतलब सबसे पहले तो आप वो अपना सामान्य जानकारी दे दें। दूसरे में क्या होता है कि आपका नॉलेज उसके प्रति कितना है, और तीसरे में क्या होता है कि तीसरे में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो हैं आप उस हिसाब से जो प्रकृति का और मानव का कुप्रभाव, तो इसमें आप उसको अपने आसपास में कहाँ देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। और प्रदूषण के कारण और रोकथाम, तो कारण क्या है, रोकथाम क्या है, और उपसंहार। उपसंहार में हमेशा आप अपने भाषा में लिखें, दम कि हम जिम्मेवारी के साथ लिखें। यहाँ पे क्या होता है कि हम उपसंहार देना छोड़ देते हैं हमेशा, तो उपसंहार देना मत भूलें। आगे बात करते हैं। प्रत्येक निबंध की भूमिका और उपसंहार की चर्चा हो। याद रखें, भूमिका और उपसंहार ये दोनों बिल्कुल आपकी चिंतन शक्ति पे निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से उस हेडिंग के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। तो बीच के जो उपशीर्षक तथा प्रदूषण के प्रकार, मानव पर प्रभाव आदि निबंध के अनुसार बदलते रहेंगे। पहले हम भूमिका को समझ लेते हैं। भूमिका क्या है, तो हर एक में ये भूमिका और उपसंहार तो रहेगा ही, बीच में आपका चेंज हो सकता है। ये दोनों चीज आपको हर निबंध में लिखना ही रहेगा। तो भूमिका का मतलब क्या है, ये चीज को पहले जान लेते हैं ताकि आप आसानी से लिखने में आपको किसी भी शीर्षक पर निबंध लिखते समय जो उसकी शुरुआती समझ, यही हम बात कर रहे थे कि उस शीर्षक की जो शुरुआती समझ आपको पता है वही आपको लिखना है, उसे भूमिका में अवश्य लिखें। दरअसल भूमिका औपचारिक रूप से निबंध के तथ्यों तक पहुंचने का जरिया है। उदाहरण के तौर पर प्रदूषण के बारे में आपकी समझ क्या है ये जानना चाहता है, वे कौन से हिस्से हैं जिसे आप निबंध में शामिल करना चाहते हैं आदि की
चर्चा भूमिका में कर दी जाती है। मतलब भूमिका समझ लीजिए कि किताब का शीर्षक है जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से जो आप लिखने वाले हैं उसका वो शीर्षक बना रहे हैं। भले ही वो शीर्षक थोड़ा लंबा है परंतु वो शीर्षक ही बना रहे हैं। इसी तरह उपसंहार में भी निबंधों के साथ जुड़ा हुआ इसमें समझ है। देखिए, भूमिका शीर्षक है, मतलब आप किन किन चीजों पे लिखने वाले हैं वो चीज आपको भूमिका में बताना है, परंतु आपने क्या क्या लिखा और वो उसको किस रूप में आप लास्ट में निचोड़ निकालते हैं वो उपसंहार में लिखना है। जैसे भूमिका से निबंध की शुरुआत होती है वैसे उपसंहार से निबंध की समाप्ति होती है। उपसंहार में पूरे निबंध के महत्वपूर्ण हिस्सों के साथ अपने विचार को भी जोड़ने का स्थान प्राप्त होता है। हाँ, विचारों को डालते समय कभी भी नकारात्मकता विचारों को से बचने की आवश्यकता है। अतः निबंध लिखने के पूर्व अपने मन से इस बात को निकाल दें कि आपका ज्ञान या एवं आपके शब्द किताबी भाषा से कमजोर होंगे। निबंध में आपकी जो अपनी समझ और आपके जो विचार हैं उसे बेझिझक लिखें। याद रखें, बहुत बार क्या होता है कि हम निबंध को भी किसी न किसी से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपको चिंतन करने की जरूरत है। आप किसी भी हेडिंग को लें और उसके बाद उस पर ऊपर 5 मिनट सोचें। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम की, तो आप कहीं पे भी, जैसे एक नीम का पेड़ है, अब इसके बारे में सोचें और इसके बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं कि नीम से संबंधित होना चाहिए। आप आम पे निबंध लिखना चाहते हैं, आप कोई भी टॉपिक लेके सोचें, क्योंकि चिंतनशील ही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उसमें सटीक चीजें लिख सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब व्याकरण आपसे पूछा जाता है, तो व्याकरण में आपसे एकदम पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, आजकल तो ऑब्जेक्टिव आ गया है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गई है। हाँ, पहले इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, क्योंकि व्याकरण का क्वेश्चन से पहले आता था एक क्वेश्चन तो पक्का आता था कि जैसे शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण लिखें, तो ऐसा आता था। अब नहीं आता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ये सब चीज पूछ दिया जाता है कि लोटा कौन सा शब्द है, नीचे ऑप्शंस दे देगा। तो आप इस चीज को एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। ऐसे इसको हम पीछे के 2 पार्टों में कर चुके हैं। तो फिर भी व्याकरण की इस अंश से आपको कुल 15 अंक के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं आपसे प्रश्न आता है शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण लिखें। तो क्या लिखेंगे? एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि या ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। याद रखें, इस डिफिनेशन को हूबहू रटने की कोशिश ही मत करें। आप इसको समझते हुए चलें और फिर से इस शब्द को अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। कभी भी रटने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। अर्थ के दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। रूपांतरण की दृष्टि से भी होता है विकारी और अविकारी। अब हम बात करते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से। रूढ़, ये सब की हम पूरी विस्तृत वर्णन पीछे के पार्ट में कर चुके हैं। रूढ़ शब्द जिसका टुकड़े का कोई अर्थ ना हो, जैसे लोटा। यौगिक शब्द जिसके टुकड़े का अर्थ हो, जैसे विद्या और आलय, दोनों का अर्थ है विद्या और आलय, आलय मीन्स घर। योग रूढ़ जिसका विशेष अर्थ हो, तो पंकज। उत्पत्ति की दृष्टि से उत्पन्न कहाँ हुआ है, तो तत्सम संस्कृत का शब्द मतलब अग्नि। तद्भव आग मतलब उसका पलटा हुआ रूप। देशज लोटा, विदेशज डॉक्टर मतलब जो अंग्रेजी भाषा का या दूसरे भाषा से शब्द आया है। आगे बात करते हैं वचन। कभी कभी आपसे पूछा जाता है वचन किसे कहते हैं या वचन क्या होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या एक या अनेक का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक हो, लड़की एक है, मैं एक है, हम ज्यादा हो गया। तो वचन के भेद 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। याद रखें, हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। संस्कृत ग्रामर जब पढ़ेंगे तो वहां 3 वचन बोलेंगे, द्विवचन भी वहां होता है, यहाँ पे द्विवचन नहीं होता है, एक वचन। तो शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ा, शाखा, मैं, तुम आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियों, घोड़े, शाखाएं, हम, तुम, ये सब वाक्य। अब हम लोग वाक्य पढ़ते हैं, उस पार्ट में शायद वाक्य छूट गया था। तो वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह। याद रखें, शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं, जबकि अक्षरों के समूह को, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जिसका कोई भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, एक वाक्य है। अब रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य।
सरल वाक्य जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो। कितना? एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे रहीम खेलता है, रहीम एक कर्ता हो गया और खेलना एक क्रिया है बस, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो आश्रित मतलब पहले पे निर्भर कर रहा हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था, तो यहां पे क्या है? यह वही विद्यालय है, यह एक कंप्लीट वाक्य है। परंतु जहां मैं पढ़ता था, तो ये एक उस पे, जैसे विद्यालय नहीं होता तो पढ़ने का काम नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होता? ये क्या हो गया? हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हों, तो उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। अव्यय मतलब अभिकारी शब्द हम लोग पढ़े हैं। वह धनी है लेकिन, ये लेकिन जो है एक अवयव है, बहुत घमंडी है। मिश्र से मिश्र, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट दर्द होने लगा, तो यहां पे की एक अवयव है, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो यहां पे देखें, दो तीन को अव्यय के साथ दो तीन वाक्य जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसे बोलेंगे संयुक्त वाक्य। आगे आता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हमने बोला था कि किसी भी चीज का जो नाम है वो सब के सब क्या है? संज्ञा है। जैसे मनुष्य, गाय, विद्यालय। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी खास व्यक्ति का, जैसे राम, रहीम, जॉर्ज, गंगा, हिमालय। जातिवाचक, गाय, मनुष्य, वृक्ष। समूहवाचक, जिससे एक समूह का बोध हो, दल, सेना, सभा। ठीक है। द्रव्यवाचक, जिसको नापा या तोला जाए, सोना, घी, चावल। भाववाचक, बचपन, मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञाओं के स्थान पर या उनके बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछा जाए, कौन, क्या। संबंधवाचक, जो, सो। निजवाचक, आप, स्वयं। हाँ, याद रखें, यहां पे हमने अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए 2 मार्क्स में कि सर्वनाम किसे कहते हैं, या 3 मार्क्स में, तो उसका आंसर आपको किस रूप में देना है, ये चीज के लिए ऐसा डिफिनेशन बनाया गया है। आप अगर कहीं पे इसके गहन नॉलेज, तो आपको पिछले पार्ट में ही सर्वनाम के बारे में पूरा हम सबका एक एक करके डिफिनेशंस दे चुके हैं, तो आप पीछे के पार्ट हो सके तो पढ़ लें, देख लें। ठीक है। अब हम लोग अगर पूछ देता है, पहले खूब पूछा जाता था विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, लाल। विशेषण के मूल रूप से 4 भेद बताए गए हैं। संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक जैसे 1, 2, परिणामवाचक थोड़ा बहुत, गुणवाचक गोरा काला। सर्वनामिक विशेषण ऐसा आदमी कहां मिलेगा, यह ले लो। आगे क्रिया, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना। क्रिया के विभिन्न रूप, नाम बोधक क्रिया, जैसे उदास होना। ठीक है। किसी चीज का होना नाम बोधक कहलाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिसके अंत में ना हो वो नाम बोधक है। पूर्वकालिक, वह खाकर सो गई, मतलब जो काम पहले हो गया हो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। आकर्मक क्रिया, रीता चिल्लाती है, मतलब जिसके साथ कोई कर्म ना जुड़ा हो, किसके काम करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता ना पड़ रहा हो। सकर्मक क्रिया, जैसे वह स्वेटर बुनती है, तो वह बुनती है तो किस चीज को? स्वेटर को, कि झोला को, किस चीज को? आगे आकर एक कर्मक क्रिया, तो रंजना पुस्तक पढ़ती है, एक बार में एक ही पुस्तक पढ़ा जा सकता है, 2 से 1 से ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए क्या है, ये जब भी रखेगा एक कर्मक रखेगा। द्विकर्मक क्रिया, दीदी मुझे संस्कृत पढ़ाती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 है, संस्कृत और पढ़ाना। तो पढ़ाना एक कार्य है, तो यहाँ पे द्विकर्म मतलब 2 कर्मों को रखती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम क्रिया कहेंगे। आगे बात करते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जैसे आनंद गाता है, मतलब उगाने के काम में सहायता कर रहा है। संयुक्त क्रिया, प्रेम बढ़ता गया। प्रेरणार्थक क्रिया, पिता पुत्र से पत्र लिखवाते हैं, मतलब जो किसी दूसरे से काम करवाता है।
आगे पुनर्युक्त क्रिया मिलजुल कर रहे, मतलब पुनरुक्त मतलब दो काम को एक जगह पे मिलाया गया हो, दो शब्दों को योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा हुआ। क्रियार्थक क्रिया, टहलना एक व्यायाम है। क्रियार्थक मतलब जो करना चाहिए। नाम धातु ये पहले ही आ चुका है, इसमें मेरी संपत्ति हथियाली। आगे बात करते हैं अव्यय की, कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, अव्यय कहलाता है। जैसे बहुत, भारी, यहाँ वहां, आगे पीछे, तथा, लेकिन, परंतु, ये सब का हम लोग बहुत ही विस्तृत वर्णन किए हैं पिछले पार्ट में, पार्ट 2 में आप जाके देख सकते हैं। अव्यय के भेद, जैसे क्रिया विशेषण, तो धीरे धीरे जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। संबंधवाचक, दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे आगे, बिना, अपेक्षा। समुच्चयवाचक, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और, वह, एवं, किंतु, परंतु। अब इसमें आदिबोधक, जो वाक्य में क्या करता है, स्पेशल इफेक्ट डालता है। आगे आप बात करते हैं कारक। कभी कभी पूछा जाता है कारक के किसे कहते हैं, और कारक के भेदों को उसके चिन्हों के साथ लिखें। तो संज्ञा और सर्वनाम को वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से विस्तृत क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, या कह सकते हैं कर्ता और क्रिया के संबंध को बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। तो कर्ता कर्म, कारक के भेद जो होते हैं वो 8 है। कर्ता जिसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने कर्म को करण से तो यहाँ पे द्वारा मतलब संबंध जुटने का बात होता है। आगे संप्रदान के लिए आपादान से, यहाँ पे वियोग होता है, मतलब दूर जाने का। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पे क्या है, वियोग है। ठीक है। संबंध, काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। अब हम लोग बात करते हैं संधि की। इसकी तो हम लोग विस्तृत वर्णन कर चुके थे, परंतु यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल, छोटे से रिवीजन के तौर पे ये चीज चल रहा है। इसमें मूल मकसद था हमारा कि आपको हम पूरे बोर्ड के सिलेबस से परिचय करवा दें, इसलिए ये पार्ट बनाया गया है। ऐसे आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शंस थे, इसके पार्ट आपके 2 पार्ट में समाप्त कर दिए गए थे। हाँ, इसको आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी, ऑडियो टेस्ट, वीडियो टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुंचाएं। तो आगे है संधि किसे कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, याद रखें, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस इस, रमेश, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, मनः प्लस ज, मनोज। वैसे ही संधि के अगर भेद करें तो 2 भेद मूल रूप से हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। एक और भी आता है विसर्ग संधि, परंतु स्वर संधि के कुछ अलग अलग। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के जैसे का, दीर्घ संधि, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, आ प्लस आ मिलके आ बन जाता है। गुण संधि, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, तो आ प्लस ई मिलके ए बन जाता है। वृद्धि संधि, सदा प्लस एव, तो आ प्लस ए मिलके ए बन गया, तो वहीं सदैव हो गया। आगे बात करते हैं यन संधि। तो यन संधि यदि प्लस अपि, मतलब ई प्लस आ मिलके बन जाता है ध, तो यदि अपि, यादि प्लस अयादि संधि, जैसे ने प्लस अनम, तो ए प्लस आ मिलके बन जाता है ए, तो यहाँ हो गया नयनम। तो इस हिसाब से देखें, इसका हम विस्तृत वर्णन बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया गया था पिछले पार्ट में, आप उसे जरूर देखें। और आगे दूसरा व्यंजन संधि, जिन 2 वर्णों से संधि होती है उसमें यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होता है। जैसे व्यंजन स्वर, जगत प्लस इस, जगदीश, तो ता और ई मिला है। ठीक है। व्यंजन प्लस व्यंजन, तो जगत प्लस नाथ, ता और न मिला है तो जगन्नाथ। ठीक है। आगे बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग स्वर के साथ अगर हो, जैसे दू प्लस आचार, दुराचार। विसर्ग व्यंजन, जैसे यशः प्लस दा, यशोदा। अब बात करते हैं समास की। आगे है आपका समास। तो 2 या 2 से अधिक पदों का मेल, याद रखें, संधि में अक्षरों का, वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक पद हो जाए तो समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, महापुरुष। समास के भेद, अव्ययी भाव समास, जैसे यथाशक्ति, जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तो उसे अव्ययी भाव कहेंगे। तत्पुरुष, राजपुरुष, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रथम पद प्रधान हो तो उसे हम तत्पुरुष कहेंगे। कर्मधार, नीलकमल, तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान हो और विशेष अर्थ रखता हो। अधिगु, त्रिफला, मतलब संख्यावाची हो पहला, नय,
अनाथ मतलब आ यानी नकारात्मक शब्द हो, आ से शुरू हो, द्वंद्व समास जिसका दोनों शब्द प्रधान हो जैसे सीताराम, ठीक है, बहुब्रीहि जिसका विशेष अर्थ हो जैसे पीताम्बर। आगे बात करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय की। उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, तो हार में अगर प्र मिले तो प्रहार, परा पराभव, अनपढ़, बेईमान। वहीं जो शब्दांश बाद में लग के, जो शब्दांश मतलब शब्द का जो टुकड़ा हो, शब्दांश बाद में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे भला प्लस आई भलाई, पर प्लस आई पढ़ाई, मनुष्य प्लस ता मनुष्यता, बाजी प्लस गर बाजीगर। अब बात करते हैं वाच्य। तो क्या कहते हैं वाच्य, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। याद रखें, क्रिया के रूप में परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई, सीता से चला नहीं जाता है। वाच्य के भेद मूल रूप से 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जिसमें कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग वचन पुरुष हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता आम खाती है, क्योंकि लिंग चेंज हुआ तो खाता खाती बन गया। राम और रहीम आम खाते हैं, तो यहाँ पे खाते बन गए, मतलब बहुवचन हो गया, वचन चेंज हो गया। मैं आम खाता हूं, तो आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। नोट, इन चारों वाक्यों में विमर्श करने के बाद पता चलता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। जैसे पहले में राम के अनुसार क्रिया, दूसरे वाक्य में क्रिया सीता के अनुसार खाती है हो गई। अब बात करते हैं कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो, पुरुष वचन लिंग में परिवर्तन हो, तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे राम ने रोटी खाई, सीता ने भात खाया, हम लोगों ने संतरे खाए, तो ये किसके अनुसार चेंज हो रहा है, कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है। इन तीनों वाक्यों में विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पहले वाक्य में क्रिया खाई कर्म रोटी के अनुसार, यहाँ कर्ता राम पर क्रिया निर्भर नहीं की है, क्योंकि अगर राम के अनुसार होता तो खाया होता, क्योंकि ये रोटी के अनुसार हुआ इसलिए ये खाई लिखा गया है। आगे भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया के लिंग पुरुष एवं वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते हैं। भाववाच्य सर्वदा आक्रामक क्रिया से ही होते हैं। अब देखते हैं कि कर्ता और भाव क्रिया किस रूप में चलते हैं। राम से चला नहीं जाता या राम द्वारा चला नहीं जाता, यहाँ पे चलने का भाव पैदा हो रहा है। सीता से चला नहीं जाता, यहाँ पे ये सीता के अनुसार चेंज हो रहा है, ठीक है। सीता द्वारा चला नहीं जाता, लड़कों से लड़कियों द्वारा चला नहीं जाता, लड़कियों द्वारा चला नहीं जाता। अब बात करते हैं उपयुक्त उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इनमें भाव की प्रधानता है और इन वाक्यों में आई क्रियाएं जाता 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 भाव क्रिया के अनुसार तीनों में जाता ही है, चाहे लिंग कुछ भी हो जाए, वचन कुछ भी हो जाए, परंतु इसमें क्या है, जैसे अतः यह भाववाच्य है, इसमें कर्म की नहीं और कर्ता की नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं, इसमें भाव की प्रधानता है। तो संक्षेप में याद रखें, कर्ता के अनुसार कृत्यवाच्य, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य और भाव के अनुसार भाववाच्य होते हैं। अब बात करते हैं, आपसे इसका एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है उच्चारण स्थान से आपका। तो उच्चारण स्थान में क्या, तो आपको ये चीज बताया भी गया था, लाइव क्लास में भी दिखाया गया था आपका, उस नोट्स में भी, फिर भी हम कर लेते हैं। आकु विसर्जनाय वाला कंठा, तो आ का वर्ग, हा और विसर्ग ये सब कंठ से होते हैं। एक था ई वर्ग, चा वर्ग और या और सा तालु से होते हैं। री टा वर्ग और रा मूर्धा से होते हैं। ता वर्ग ला और सा दंत से होते हैं। ऊ और ऊ पा वर्ग ओष्ठ से होते हैं। वहीं पंचमाक्षर और अनुस्वार चंद्रबिंदु नासिक से होते, उसका उच्चारण होता है। ए और ए कंठ तालु से होता है। ओ और औ कंठोष्ठ से होता है और वा दंतोष्ठ से होता है। वा दंतोष्ठ होता है, याद रखें, यही केवल एक वर्ण है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं बलाघात। बलाघात क्या है, शब्द बोलते समय अर्थ उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर अधिक बल देते हैं तो इस क्रिया को स्वराघात और बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, यहाँ पे कहाँ पे जोड़ दिए, द्र पे,
विष्णु, इसमें संयुक्त अक्षर से पहले ई और वी पर जोर दिया जाता है। ई, इंद्र, विष्णु, ठीक है। बलाघात तो स्वराघात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पदबंध। कभी कभी ये पूछा जाता है, ऐसे अब ये हटा दिया गया है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध कहते हैं या वाक्यांश कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, पदबंध है, कुछ पदों कुछ शब्दों का जोर है परंतु कुछ अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए ये पदबंध है। आगे, पदबंध की विशेषता, इसमें एक से अधिक पद का होना आवश्यक है। पदबंध वाक्य का अंश होता है और इसमें सभी पद एक इकाई के रूप में रहते हैं। पदबंध के भेद, संज्ञा पदबंध जैसे मिट्टी का तेल, सर्वनाम पदबंध सदा सत्य बोलने वाले, विशेषण पदबंध चांद से प्यारा, क्रिया पदबंध जाता रहता था, कहा जा सकता है, और क्रिया विशेषण पदबंध आधी रात तक, वर्ष के अंत तक जमीन पर लौटते हुए। आगे बात करते हैं उपवाक्य से कहते हैं। तो ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, याद रखें, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो उसे उपवाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उद्देश्य क्या था? खेलना। विधेय किसको खेलना था? मोहन ने कहा मोहन को। मोहन ने कहा प्रधान वाक्य है, जबकि मैं खेलूंगा उपवाक्य है। उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर कि इसके ताकि, जो, जितना, जयो, क्योंकि, यद्यपि, जहां तहां ऐसा लगा रहता है। उपवाक्य 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, राम ने कहा कि मैं खेलूंगा। विशेषण उपवाक्य, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। ठीक है। पदबंध और उपवाक्य में अंतर की बात कर लेते हैं। पदबंध में क्रिया नहीं होती है जबकि उपवाक्य में क्रिया होती है। पदबंध में का अर्थ पूरा नहीं होता जबकि उपवाक्य का अर्थ पूरा होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं मुहावरे। आपसे मुहावरे एक न एक पूछे जाते हैं। मुहावरे तो आपको क्या है कि आप या तो मुहावरे ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10-11 मुहावरे दिए यही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा भी पूछे जाएंगे। तो आप क्या करें कि मुहावरे को 1 बार 2 बार एग्जामिनेशंस के पहले पढ़ लें और हो सके तो मुहावरे आप अपने मस्तिष्क का यूज करें। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जिसमें आए हुए शब्द हूबहू सामान्य अर्थ नहीं लेते हैं, अब तो विशेष अर्थ लेते हैं। जहां कुछ मुहावरे का उदाहरण के द्वारा दिया गया है। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना। हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु। श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। तलवा चाटना, खुशामद करना। आंख खुलना, बोध होना। आंख दिखाना, क्रोध करना। आंख नीली पीली करना, नाराज होना। उंगली उठाना, बदनाम करना। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। कलेजा फटना, ईर्ष्या होना। कान काटना, मात देना। टन बोल जाना, मर जाना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। लोहा लेना, मुकाबला करना। खेत आना, युद्ध में मारा जाना। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध काम करना। लकीर का फकीर होना, पुराना परंपरा का अनुयायी होना। अंक लगाना, गले लगाना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। पौबारा होना, लाभ ही लाभ होना। अब हम लोग बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। तो पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। लगभग सारे शब्द ऐसे हैं जिनके पर्याय अर्थात बदले में बहुत से शब्द आते हैं, जिन्हें पर्यायवाची शब्दों को थोड़ा अंतर भी होता है किंतु ये होते हैं एक ही चीज के पर्याय। याद रखें, पर्यायवाची आप ज्यादा से ज्यादा किसी गाइड से, किसी ग्रामर के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कपड़ा को वस्त्र भी बोला जाता है, अंबर भी बोला जाता है, परिधान भी बोला जाता है और आवरण भी बोला जाता है। वहीं आकाश को गगन, नभ, व्योम, अंबर, आसमान। जल को पानी, नीर, वारी, उदक, सलील। आंख को नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, दृष्टि, चक्षु। जनरली तौर पे आंख वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कपड़ा वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आकाश वाला, जल वाला जिसका खूब पूछा जाता था इसलिए हमने यहां लिख दिया। चंद्र, इंदु, शशि, सुशांत, हिमांशु, राकेश, मयंक। एक सूर्य का भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, उषाकर, दिवाकर, इस टाइप से। आगे विपरीतार्थक शब्द की बात करते हैं। किसी शब्द का विपरीत या विलोम या अर्थ उल्टा बताने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिकूल के अनुकूल, उपकार के अपकार, आगमन के प्रस्थान, उग्र के सौम, अनुराग के विराग, अनुरक्ति के विरक्ति, परलोक के इहलोक, अज्ञ के विज्ञ, मुख्य के वाचल, कृतज्ञ के कृतान, आस्तिक के नास्तिक। तो ये सब देखें तो ये सब क्या थे। अब अनेक शब्द से एक शब्द,
तो अनेक शब्द से एक शब्द में क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों के बदले में एक शब्द हमको बोलना होता है, अर्थ के दृष्टि से सेम होते हैं। जैसे जो कुछ नहीं जानता है उसे यज्ञ बोलते हैं, जानने की इच्छा वाला जिज्ञासा, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो पहले हुआ है भूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व, मरने की इच्छा मुर्मासा, जीने की इच्छा जिज्वासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जो अंडे से जन्मा हो अंडज, जो पसीने से जन्मता हो स्वेदेज, जो विलंब से काम करे दीर्घसूत्री, जिसको 10 मुख हो दशानन, जिसका नख सूप के समान हो शूर्पणखा, पीने की इच्छा पिपासा। तो ऐसे बहुत सारे चीज आपको आज बोले जाएंगे। अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले ये क्वेश्चंस हर एक साल के बाद पूछता ही था, संधि और समास में अंतर बताएं। अब तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब पूछ नहीं पाता है, ठीक है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज मिलते रहेंगे। संधि, इसमें 2 वर्णों का मेल होता है, और अगर समास में कहें तो 2 पदों का मेल होता है। पहला अंतर तो ये है, संधि समास के नियम से नहीं लगते, जबकि इसमें कभी कभी संधि का नियम लागू हो जाता है, जैसे लम प्लस उधर लंबोदर, समास में भी यही होता है। इसमें वर्णों का विच्छेद होता है, जबकि इसमें पदों का विग्रह होता है, यहां विच्छेद होता है, यहां विग्रह होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आप क्या करें, क्योंकि आपका बुक समाप्त कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें गोल्डन वर्ड के द्वारा समाप्त किया गया है। तो आपको करना क्या चाहिए, अब पूरे हिंदी को लिए क्वेश्चन बैंक उठाएं और हिंदी का क्वेश्चंस बैंक खुद से कोशिश करें कि 3 घंटे में खुद से उस क्वेश्चंस को देखकर बनाएं, और उसके बाद खुद ही अपना अथी करें। और हो सके अगर आपको करने में तकलीफ होता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कितना मार्क्स आता है आप जरूर दें, कि आपको किस साल का क्वेश्चन बैंक बनाए हैं तो आपको कितना मार्क्स आया है। गुड लक दोस्तों। हम लोग अब आगे से अगले किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, और जिस सब्जेक्ट को उठाएंगे पूरी तरह से खत्म करते हुए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर हिंदी में अभी भी आपका कोई तकलीफ बचा रह गया हो, हमने कोशिश किया है कि इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से खत्म किया जाए, चाहे ग्रामेटिकल हो, चाहे आपका किताब का हो, चाहे आपकी कविताएं हो, चाहे आपकी कहानियां हो। अगर कोई भी चीज आप बचा रह गया हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट में लिखें, और हम आपके साथ आपकी एक सब्जेक्ट की तैयारी संपूर्ण तरीके से करवा दिया गया है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको पते हैं क्या, 865136366970 पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको जितनी भी हमारे तरफ से होगी हम जरूर आपकी सहायता करें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि आप जैसे और भी लोग जो इस तरह पढ़ रहे हों और अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं और अपने रिजल्ट्स को उजागर करें। गुड लक दोस्तों।